बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी आपके साथ। दो तीन इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी ख़बरें आपके इल्म में होनी चाहिए जी। एक तो ईरान में सदारती इलेक्शन आज हो रहा है और उसमें 3 उम्मीदवार मौजूद हैं। सदारती इलेक्शन में ईरान का सदारती इंतखाब है और आज 13वां सदर जो है वो मुंतखब करेंगे ईरान के अवाम, और इसमें अब 3 उम्मीदवार आखिर में रह चुके हैं और इसमें हैं जी इब्राहिम रईसी हैं और अब्दुल नासर हिमती के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, जबकि दौड़ में शामिल होने वाले 3 क़दामत पसंद उम्मीदवार भी इस नताइज पे असरअंदाज होंगे। मेन जो कांटेदार मुकाबला है वो इन 2 उम्मीदवारों के दरमियान है और उनमें भी इब्राहिम रईसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये मोस्ट फेवरेट हैं और ज़्यादा इम्कान ये है कि इब्राहिम रईसी ही कामयाब होंगे। और इब्राहिम रईसी ईरान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर भी तैनात रह चुके हैं और आज़ाद ज़राए और जो सर्वे है वहाँ का वो इब्राहिम रईसी के हक़ में जा रहा है। और ईरान के रूहानी पेशवा उन्होंने आवाम से कहा है कि जी वो भरपूर तरीके से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने। और इसमें टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो हैं जी वो हैं 5 करोड़ 90 लाख और मुल्क भर में 72,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तो ये एक ख़बर है जी आज की इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। और उसके बाद दूसरी ख़बर इसराइल के बारे में, और वह है कि इसराइल के जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने आने के फ़ौरन बाद ही अपनी असलियत दिखाई और अपने इंतहा पसंद होने का सबूत दिया। सबसे पहले तो उन्होंने यहूदी कौम परस्तों को मार्च की इजाज़त दी और फौरी बाद यरूशलेम में, और इस दौरान इसराइली फोर्सेस ने जी इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद नए जो इंतज़ामिया है उन्होंने फ़िज़ाई हमला भी किया, और लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जनाब वो भी नेतन्याहू की तरह होंगे, इसलिए उनको मुख्तलिफ ना समझा जाए। एक है जी भारत मुसलसल अब कुछ काम कर रहा है। इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, मजहबी मुनाफरत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अक़लियतों का जीना हराम हो चुका है। और एक और ख़बर भी दूंगा कि भारत की शिकस्त को, बड़ी शिकस्त को आज 1 साल हुआ है, उस पर भी उसका ज़रा रोना धोना सुनवाता हूँ। लेकिन पहले ये कि वहाँ पे जी अब बुज़ुर्गों को, मुसलमान बुज़ुर्गों को पकड़ा जाता है और नहीफ़ बुज़ुर्गों को पकड़ा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। एक वीडियो वायरल हुई है, आपको मालूम है, उसको देख सकते हैं आप कि किस तरीके से उनको कहा गया कि आप अपने दीन के ख़िलाफ़ बात करें, हिंदू धर्म के हक़ में बात करें, और नारे लगवाए गए और उनकी दाढ़ी साफ़ कर दी गई और उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन पे तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ केस भी रजिस्टर हुआ पहली दफ़ा और उनको गिरफ़्तारी भी अमल में आई। लेकिन इंतहा पसंदी जो है जी वो ख़त्म नहीं हो रही। और उसके बाद फिर एक और वाक़या, ये वाक़या ख़त्म हुआ था, एक और वाक़या आया भारतीय रियासत राजस्थान में। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जी एक नौजवान को पकड़ा और उस पर बदतरीन तशद्दुद किया, और ये भी मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पे किया गया। और ज़िला चित्तौड़गढ़ के पास आया जी ये वाक़या, और 2 अफराद ने नौजवान को हाथ पीछे बांधकर लाठी से बदतरीन, इंटरनेट पे ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद से ये अभी तक पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। 3 अफराद जो हैं, राजू है, बसंतिया है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ही इस पर कोई तबसरा किया जा रहा है। तो सूरत हाल यह है कि भारत बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करे, अपनी पॉलिसियाँ चेंज करे, आरएसएस और जो हिंदुत्व की पॉलिसी वो लाना चाहता है, वो हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करे, इंतहा पसंदी में, मजहबी मुनाफरत, मजहबी दहशतगर्दी में तब्दीली करे, वो नहीं कर रहा। बल्कि वो ये कर रहा है कि कानून मज़ीद सख्त से सख्त बना रहा है। और फिर ख़ास तौर पे इवन यहाँ तक कि कोरोना के दौरान भी जो रिपोर्टिंग हुई और जो मनाजिर सोशल मीडिया पे देखने को मिले,
उन पे भी उसको सब्र नहीं आया, बल्कि उसने हुकूमत पर तनकीद और कोरोना के दौरान हुकूमती मशीनरी की नाकामी पे क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पेजेस बंद करवाए, फेसबुक पेज बंद करवाए, बहुत सारे सारिफीन के ट्विटर अकाउंट्स बंद करवाए, और यूट्यूब पे इसी तरीके से उसने कार्रवाइयाँ करवाईं, और ये काम उसने किए। लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल उसके काबू में नहीं है, ख़बर कहीं ना कहीं से निकल ही जाती है। यहाँ तक कि सहाफ़ियों पे मुकदमे दर्ज करवाए गए, सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, ये सब कुछ हुआ। अब एक और काम किया है इंडिया ने और इंडियन सरकार ने, और वो ये किया है कि ट्विटर को जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था ट्विटर के ओहदेदारों के ख़िलाफ़, ट्विटर और ट्विटर के ओहदेदारों को जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था वो ख़त्म कर दिया है इंडियन सरकार ने। और उन्होंने ये किया है कि अब अगर ट्विटर पे कोई काबिल एतराज़ मवाद कोई भी सारिफ जो है वो लगाता है या किसी किस्म का इस तरह का करता है प्रोपेगेंडा जो इसको इंडियन गवर्नमेंट समझे कि ये सही नहीं है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ सारिफ के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं होगा, बल्कि ट्विटर इंतज़ामिया और ट्विटर के ओहदेदारों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होगा, और ट्विटर कंपनी को भी उसका बराबर का ज़िम्मेदार समझा जाएगा। ट्विटर पे जो कुछ पोस्ट किया जाएगा उसका ज़िम्मेदार ट्विटर के इंतज़ामिया, ट्विटर के ओहदेदार होंगे, सिर्फ सारिफ नहीं। ये इन्होंने कर दिया है, और ये 25 मई से जी आईटी के नए कवायद का इत्तलाक हुआ है, जिसका मकसद सोशल मीडिया वेबसाइट्स को एहतसाब के दायरे में लाना है और इन प्लेटफॉर्म्स पे मौजूदा काबिल एतराज़ मवाद को हटाने के लिए फौरी कार्रवाई का पाबंद बनाना है। तो ये सिचुएशन वहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ये मेरा ख़्याल है कि इंडिया जो है इस वक्त अगर यूरोपीय यूनियन और मगरबी मालिक अपनी वो तासुब की आंख बंद ना करें और उस तासुब की आंख सिर्फ पाकिस्तान की तरफ जो खोली हुई है उसको ज़रा इंडिया की तरफ भी खोलें, तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया जो है इस वक्त मोस्ट डिज़र्व करता है कि वो उसको हाइब्रिड कंट्री में शामिल किया जाए जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। फिर एक और उसकी वजह यह है कि पिछले मुसलसल इंडिया जो है मोदी सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो मुसलसल पिट रही हैं, और पिटते पिटते ख़ास तौर पे 5 अगस्त के बाद से वो ज़वाल का शिकार है। 5 अगस्त का जो इक़दाम किया था और उसमें उसने कश्मीर का और अपने इलाका जात का लद्दाख, कश्मीर, जम्मू इसका स्टेटस तब्दील किया था, और जब ये सारे स्टेटस तब्दील किए तो उसमें पाकिस्तान भी फ़रीक था, कश्मीरी भी फ़रीक थे, चाइना भी फ़रीक था। तो 1 साल पहले चाइना ने जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया था उन इलाकों पे कब्ज़ा बरकरार, बल्कि ये न सिर्फ कब्ज़ा बरकरार है बल्कि इंडिया के साथ जितने भी मुज़ाकरात के दौर हुए इस दौरान वो तमाम के तमाम 11 अदवार हुए ये चाइना और इंडिया के दरमियान, वो सब के सब नाकाम हुए, और न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि चाइना ने जो कब्ज़ा किया गया इलाका था वो खाली करने से इनकार कर दिया। इस दौरान इंडिया में मुसलसल झूठ बोला जाता रहा, और इंडियन सरकार ने इंडियन आवाम के साथ झूठ बोला, इंडियन मीडिया के सामने झूठ बोला कि जनाब एक एग्रीमेंट हो गया है और चाइना वापस जा रहा है। तो 1 साल के बाद की सूरत हाल ये है कि मामला जूं का तू है, न सिर्फ जूं का तू है बल्कि चाइना की पेशकदमी को रोकने के लिए इस वक्त इंडिया की 60,000 फ़ौज जो है वो उन इलाकों में तैनात है। और ये इलाके कौन कौन से हैं जी? ये लद्दाख है, ये देप्सांग है, गोगरा हाइट्स है और हाइट स्प्रिंग है। और फिर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की मुबैना पेशकदमी अभी तक मौजूद है और इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं लगा। इसमें LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने भारी भरकम अपनी फ़ौजी तनसीबात कायम कर ली हैं, और न सिर्फ फ़ौजी तनसीबात बल्कि अपने फ़ौजी बंकर्स भी तामीर कर लिए, और वहाँ पे भारी भरकम फ़ौज तैनात है। वहाँ पे जदीद तरीन हथियार उनके मौजूद हैं, और चाइना अपने इलाकों पे काबिज़ है। और ये उस वक्त किया था जब इंडिया ने यकतरफ़ा तौर पे कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का
اور لداخ کا اسٹیٹس چینج کیا تھا، کیونکہ چائنا بھی کا کلیم موجود ہے ان علاقوں میں۔ اور اس دوران کسی قسم کی کوئی پریشر نہیں لیا گیا، اور اب جو اس دوران یہ بھی ہوا، اب یہ ایک سال کے بعد جو تجزیہ کار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام علاقے آج بھی چین کے پاس ہیں، اور انڈیا آج بھی منتیں کر رہا ہے کہ پرانا اسٹیٹس جو 15-16 جون 2020 سے پہلے کا تھا اس پوائنٹ پہ چائنا چلا جائے، لیکن چائنا ایسا نہیں کر رہا، اور اب انڈیا کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ مستقل چائنا آ چکا ہے اور لاکھوں مربع کلومیٹر کا علاقہ ان سے چھن چکا ہے۔ یہ اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ ایک تو اس نے کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا، دوسرا جو کواد ہے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، اس کا حصہ بنا انڈیا بھی، چائنا کے خلاف جو 4 ملک کی اتحاد تھا اس میں وہ شامل ہوا، امریکہ کا بغل بچہ بننے کی کوشش کی، لہٰذا جو رپورٹس ہیں چائنا کو اس کا اندازہ تھا، اس لیے چائنا نے یہ سب کچھ کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ اس دوران انڈیا نے کافی کیا جی، نہ صرف یہ کیا بلکہ اور بھی بہت کچھ کیا، اس پہ پابندیاں لگائیں، تجارت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن چائنا کی مجموعی تجارتی حجم میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا، اور کرونا کی وجہ سے تو انڈیا مجبور ہو گیا چائنا کے ساتھ سے بہت ساری چیزیں منگوانے میں، اور آج بھی چائنا سے وہ امپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تھا 1 سال کا وادی گلوان پہ جو جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کا بھاری جانی مالی نقصان ہوا، فوجی نقصان ہوا، اور آج اس کا یوم شکست منایا گیا ہے گزشتہ روز۔ ایک اور خبر لینے جی جاتے جاتے، چائنا کو بلکہ میں تو کہوں گا چائنا کو تو کامیابی ہے ہی ہے، لیکن OIC کا شاید قد کاٹ تھوڑا سا اس میں ایک آواز آنا شروع ہو جائے۔ تو OIC میں چین باقاعدہ طور پہ جی آ گیا ہے، اور چین کے پہلے نمائندے OIC اسلامی تعاون تنظیم میں چین کا پہلا سفیر جو ہے چین ویکنگ، وہ تعینات ہو چکے ہیں، اور ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور چینی خبر رساں ادارے نے یہ خبر دی، اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یوسف بن احمد نے چینی نمائندے کی تعیناتی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اب چائنا OIC کی پالیٹکس میں بھی شامل ہو گیا ہے، اور OIC کی پالیٹکس کو بھی وہ سمجھے گا اور اس میں حصہ لے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کو ویلکم کیا گیا ہے کہ اسلامی ممالک، خاص طور پہ غریب ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور چین کی OIC کے فورم پہ سفیر کی تعیناتی سے، شمولیت سے چین اور اسلامی ممالک کے مابین باہمی سیاسی تعاون اور ثقافتی تبادلے مضبوط ہوں گے جی، اور کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چین کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ OIC میں باقاعدہ طور پہ اس کے سفیر کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ پالیٹکس بھی شاندار رہے گی جی، اور اس سے یقیناً OIC کی فورم پہ اب پاکستان کا تو دوست ہے ہی ہے، اور اب ذرا کچھ اور پالیٹکس سے، اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں بھی چائنا جو ہے وہ دلچسپی لے رہا تھا، اور وہاں پہ بھی اب اس کے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں، اور یہ جو بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ ہے یہ اب اسلامی ملکوں کے مزید اسلامی ملکوں میں بھی جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔